सब लोग जानते हैं कि हम सब किससे मिलकर बने हैं, या हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है? हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का साइंस मैजिक पर, जहां पर आपको आपके हर एक एग्जाम की साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है सेल यानी कोशिका। कोशिका वो इकाई है जिससे कि हम सब बने हैं, यानी कि वो सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलकर कोई भी बॉडी तैयार होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में। बहुत ही बेसिक की बात करें तो कोशिका क्या है? कोशिका वो सबसे छोटी यूनिट है जो कि थी, तभी हम बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म बना पाए। यानी कि हम पहला पॉइंट इसके बारे में बोलेंगे कि इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमारी जिंदगी की मूलभूत इकाई है। क्या मतलब बना इस बात का स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिए। अगर आपको पिज्जा खाना है, आपको पिज्जा खाने का मन किया, आपने सोचा क्यों ना मैं घर पे पिज्जा बनाऊं, तो आपने देखा कि भाई फ्रिज में सब सब्जियां पड़ी हैं, चीज है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर आप सोचते हो कि भाई मेरे पास ब्रेड तो है ही नहीं। क्या आप बिना ब्रेड के पिज्जा बना पाओगे? नहीं। और सोचिए, ब्रेड का नाम हमने क्या रखा? हमने ब्रेड का नाम रखा बेस। ठीक है, बेस का मतलब आधार, वो चीज जिसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है और आपको तीसरे फ्लोर पे रहना है, तो भी आपको ग्राउंड फ्लोर तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप तीसरे तक पहुंच पाओगे ना। तो बेस जो होता है वो तैयार करना जरूरी होता है। उसी तरह से स्टूडेंट्स, जिस तरह से पिज्जा के अंदर ब्रेड है, उसी तरीके से हमारे अंदर सेल है। यानी कि सेल क्या है? सेल हमारी मूलभूत इकाई है, यानी कि बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है यानी कि आधार है हमारे मानव शरीर का। अगर सेल नहीं तो कुछ नहीं, वो मूलभूत इकाई है। ठीक है, इसीलिए हम सेल को बोल देते हैं क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब इस बात का क्या मतलब है मैम? देखिए, स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक, यानी कि देखिए सेल क्या है? मूलभूत है। बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर क्या है? बेस है। ग्राउंड फ्लोर बनेगा तो आप पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर बनाओगे। उसी तरीके से सेल होगी तो आप सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनाओगे। तो सेल क्या है स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाने वाला इकाई है। सेल नहीं तो कोई शेप नहीं। सेल अगर ऐसे है तो शेप आपकी बॉडी की ये होगी, सेल ऐसे है तो बॉडी की शेप ये, सेल ऐसे है तो बॉडी की शेप ये, यानी कि जो सेल की शेप वो आपकी बॉडी की शेप। और फंक्शनल क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि सेल है तभी तो आपकी बॉडी काम कर रही है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को बनाने में ही नहीं, आपकी बॉडी को चलाने में भी कार्य कौन करती है? कार्यात्मक इकाई कौन है? सेल है। आपकी बॉडी में जो काम हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है क्योंकि आपको मिल रही है एनर्जी, ऊर्जा। कौन दे रहा है आपको एनर्जी? एनर्जी दे रही है सेल। तो सेल क्या है? सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि यही हमारी मूलभूत इकाई है, यही हमारी संरचनात्मक इकाई है, यही हमारी कार्यात्मक इकाई है। किसने बताया कि कोई सेल थी? पहला एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हु डिस्कवर्ड सेल? हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, तो आपको साइंटिस्ट याद रखना है रॉबर्ट हुक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्ट हुक। हो सकता है आप में से किसी को ये पता भी हो। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में, किसमें? 1665 में एक कॉर्क लिया। क्या लिया? कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या होता है? मान लीजिए कि पेड़ का जो स्टेम होता है ना, पेड़ का जो बार्क होता है, एक्चुअली में तना जो होता है, उसके ऊपर की छाल ले ली। ठीक है, और इस कॉर्क को उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर।
ठीक है, तो ये कॉर्क के अंदर उन्हें ना कुछ ऐसा दिखा, उन्हें कुछ ऐसा दिखा, हेक्सागन शेप के कमरे दिखे उन्हें। कैसे दिखे? हेक्सागन शेप के, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले उनको कमरे दिखे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता देखा है, पेड़ पे लगा होता है, उसको बहुत ध्यान से देखना, उसमें ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, हेक्सागन होते हैं। तो उन्होंने कॉर्क देखी, कॉर्क में उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर दिखे और उनकी भाषा में ये उन्हें एक खाली कमरे जैसा लगा। क्या लगा? खाली कमरा, यानी कि उन्हें लगा ये वैकेंट रूम। और वैकेंट रूम को, खाली कमरे को उनकी भाषा में बोलते थे सेल्यूला। क्या बोलते थे? सेल्यूला, जिससे उन्होंने शब्द निकाला सेल यानी कोशिका, और इस तरीके से कोशिका की खोज हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कॉर्क, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखे, जिन्हें उन्होंने नाम दिया सेल। एक और बात कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी, उनके हिसाब से ये कोशिका जो थी वो डेड थी, यानी कि मृत थी। खाली कमरे है, बस उन्हें लगा खाली कमरे हैं, इसको नाम दे देता हूं सेल। उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसकी वजह से वो बोले कि ये लिविंग है। ठीक है, तो सेल की खोज समझ में आई। अब बात करते हैं कि अगर इन्होंने डेड कोशिका खोजी थी तो पता कैसा लगा कि सेल जो है वो लिविंग भी होती है। तो रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूवेन हुक। क्या नाम था? ल्यूवेन हुक। इन्होंने पहली बार क्या खोजा? इन्होंने लिविंग सेल खोजी, यानी कि जीवित कोशिका। किसने खोजी? ल्यूवेन हुक ने। कहां पर खोजी? इन्होंने पॉन्ड वाटर में। इन्होंने क्या लिया? तालाब का पानी लिया, तालाब का पानी लिया और उसे माइक्रोस्कोप में देखा, तो इन्हें दिखा कि उस पानी में कोई चीज हिल रही है, और उस हिलती हुई चीज को उन्होंने नाम दिया क्या? लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिका। किसने? ल्यूवेन हुक ने। क्लियर है बात? उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? एक कोई भी सेल है, ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, जो कि किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। इसको जीवित किसने बताया? ल्यूवेन हुक में। अब धीरे धीरे और वैज्ञानिक आने लगे, और साइंटिस्ट आने लगे, जिन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके अलग अलग कंपोनेंट्स बताए, यानी कि ये बताया कि एक सेल किन किन चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो अब क्या शुरू हो गई? अब सेल की स्टडी शुरू हो गई, सेल की स्टडी शुरू हो गई, कोशिका अध्ययन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई भी चीज नई खोजी जाती है तो उसके बाद उसके बारे में पढ़ाई की जाती है, साइंटिस्ट उसकी खोज करते हैं, उसके अंदर और चेकिंग करते हैं, तो कोशिका अध्ययन शुरू हो गया। तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? What do we call सेल स्टडी? सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्यों मैम इसको साइटोलॉजी क्यों बोला? क्यों नहीं इसे कुछ और नाम दे दिया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स साइटोलॉजी इसलिए क्योंकि साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका। ठीक है, और लॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। देखो बायोलॉजी, क्या मतलब है बायोलॉजी का? तो आप लोग अब तो जानते ही हो कि लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, और बायो का मतलब होता है जीवित यानी लिविंग। तो बायोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स? बायोलॉजी होती है जब हम जीवित प्राणियों की अध्ययन करते हैं, जीवित प्राणियों की स्टडी करते हैं, तब बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो सेल की स्टडी शुरू हो गई जिसको टर्म दे दिया गया साइटोलॉजी। जब सेल की स्टडी की गई तो देखा गया कि एक सेल के अंदर, ये क्या है? एक सेल है, ये क्या है? एक कोशिका है। देखा गया कि सेल को, सबसे पहले सेल के बाहर ये जो सेल है इसको एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन कवर करती है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक पेट है, हमारी आंत है, बहुत चीजें हैं।
उस सब को कवर करके रखा हुआ है हमारी त्वचा ने, हमारी स्किन ने। तो स्किन क्या है? हमारी बॉडी की सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली झिल्ली। उसी तरीके से उन्होंने बोला कि हर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। क्या नाम दिया गया? कोशिका झिल्ली। और इसी को एक और नाम से बोला गया, वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज ना हो। अब मैम सेल मेम्ब्रेन तो समझ में आ गया कि सेल की झिल्ली है, इसीलिए नाम सेल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि ये भी देखा गया कि इस झिल्ली के अंदर एक लिक्विड मौजूद है, एक तरल मौजूद है जेली जैसा, जिसे नाम दिया गया साइटोप्लाज्म। क्या नाम दिया गया? साइटोप्लाज्म। अब तोड़ो इसको वर्ड को। तो देखो साइटो का मतलब क्या था? साइटो का मतलब था सेल, क्योंकि ये सेल का है इसीलिए साइटो बोल दिया गया। और प्लाज्म का मतलब है तरल, क्योंकि ये लिक्विड है इसीलिए इसको प्लाज्म दे दिया गया। अब समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोला? क्योंकि जो झिल्ली प्लाज्म को अपने अंदर, साइटोप्लाज्म को अपने अंदर रखती है, उस झिल्ली का नाम बोल दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इतना ही था? दो चीजें मैंने बता दी है कि सेल के अंदर दो चीजें देखी गई, एक सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बाकी है। एक और चीज खोजी गई कि सेल के बीचों बीच या सेल के अंदर ऐसा देखा गया कि सेल के अंदर ना, एक खाली कमरे के अंदर कुछ, हर सेल के अंदर, हर खाली कमरे में एक डॉट पड़ा है, कुछ भारी सा। ठीक है, इस भारी से डॉट को नाम क्या दिया गया? इस भारी से डॉट को नाम दिया गया न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। हमने परमाणु पढ़ा है, आप लोगों ने हो सकता है एटम के बारे में पढ़ा हो। आपने उसमें देखा हो कि हर एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो वाला न्यूक्लियस, वो नाभिक अलग है और ये केंद्रक अलग है। ये जीवित कोशिकाओं में होता है और वो हमारे एलिमेंट्स में होता है, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस नाम दिया गया इसको। किसने खोजा न्यूक्लियस? तो यहां से एक और क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस की खोज, डिस्कवरी। तो आपको याद रखना है, न्यूक्लियस की खोज की थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि एक और वर्ड आता है, वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड आता है, क्या? प्रोटोप्लाज्म, जो कि एग्जाम में कई बार देखा गया है। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो खोज से पहले ये जान लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल, जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है, जो हमारी झिल्ली है, उसके अंदर जो भी है वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, झिल्ली और उसके अंदर पाई जाने वाली हर चीज प्रोटोप्लाज्म है। और ये वर्ड दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था परकिंजी ने। किसने? परकिंजी ने। तो देखो, परकिंजी साहब ने वैसे कुछ नहीं किया, परकिंजी साहब ने कुछ नहीं किया। किसी ने आके न्यूक्लियस खोजा, किसी ने आके साइटोप्लाज्म खोजा। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, कोशिका द्रव भी कहते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने आके अलग अलग चीजें खोजी, लेकिन हमारे परकिंजी भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने केवल सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मिलाकर एक टर्म दे दी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मतलब प्रोटोप्लाज्म, और भाई सब फेमस हो गए और हम सब उन्हें याद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से जो है ना पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो भाई मेहनत करो, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। क्या देखा हमने पढ़ा सेल क्या होती है, सेल को खोजा किसने, फिर लिविंग सेल को किसने खोजा, सेल की स्टडी किसने की, और सेल किन किन चीजों से मिलकर बनता है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक सेल से मिलकर क्या बनता है और सेल के अंदर क्या क्या चीजें और पाई जाती हैं। इसके अलावा भी इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, और उसी तरीके से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
ये भी कई चीजों से मिलकर बनी है। हर एक चीज पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।